गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आप लोग वेट कर रहे होंगे, मैंने पिछले वीडियो में कहा था हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पहुंचने वाले हैं, कैश बुक। इसलिए नहीं कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इसलिए कि आप मालिक हैं अपनी इंडस्ट्री के और आपको कैश बुक चेक करना और चेक बुक भरना आना ही चाहिए। आपको कैश बुक का पूरा कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। नॉर्मली हर बिजनेस में कुछ कैश हम हार्ड कैश रखते हैं अपनी सेफ में, अपने शॉप पर। इसको हम अपनी देसी भाषा में गल्ला कहते हैं। कुछ पैसे गल्ले में रहते हैं और काफी पैसे हमारे बैंक में रहते हैं। अब हमको दोनों का सीन चाहिए। हमें यह भी पता करना है कि सुबह कैश में मेरे पास कितना पैसा था और दिन भर का ट्रांजैक्शन करने के बाद शाम में कितना पैसा है। तो जो नकदी आई थी उस नकदी की डिटेल हमको चाहिए। हमको जो पैसा बैंक में हमने जमा कर रखा था वहां से निकाला भी होता है, वहां जमा भी किया होता है। पैसा बैंक में आज कितना है, कैश एट बैंक भी चाहिए। बच्चों, ये कंसेप्ट शायद बुक में नहीं होगा। कैश इन हैंड या कैश एट बैंक के लिए अलग अलग बनाई जाए, ऐसा बुक में शायद ना दिया हो। ये मैं आपको सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं, मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आपके जीवन में, अगर आप एक रियल प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप कहीं अकाउंटेंट का जॉब करेंगे या अपने इंडस्ट्री चलाएंगे, तब आपको रियल प्रैक्टिकल जो रियल ग्राउंड लेवल की नॉलेज है वो पता होना जरूरी है। कैश बुक कई तरह की हो सकती है। सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक अगर हमको चाहिए है कैश इन हैंड के पर्पस के लिए, तो देखिए अमाउंट लिखने के लिए एक कॉलम डेबिट साइड में है और एक कॉलम क्रेडिट साइड में है। ये साइड जो है इधर वाली, ये होती है डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड। ऐसे ही जो कैश एट बैंक है उसका आपको अगर स्टेटस पता करना है, तब अगर आप उसका सेपरेट पता करना चाहते हैं, कई बार ऐसा होता है, हमारी पॉलिसी होती है कि हम दो बंदे रखते हैं, कैश वाले को बैंक का ना पता हो, बैंक वाले को कैश का ना पता हो। तो ये बंदे को हमने कैश जो नकदी की कैश बुक है उस पर लगाया हुआ है और दूसरे बंदे को कैश एट बैंक पर लगाया हुआ है। और हमें एज ए ओनर जब कुल पता करना हो हमारे पास में लिक्विडिटी कितनी है, तब हम दोनों कैश बुक मंगाएंगे, कैश वाली कैश बुक भी मंगाएंगे और बैंक वाली पासबुक भी मंगाएंगे और देखेंगे इतना पैसा हमारा कैश वाली कैश बुक में है और इतना पैसा हमारा बैंक वाली कैश बुक में है। तो ये भी सिंगल कॉलम कैश बुक है, ये भी सिंगल कॉलम कैश बुक है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर इनडायरेक्टली टाइप्स ऑफ कैश बुक। तो टाइप्स ऑफ कैश बुक में क्या हो गया, पहला हो गया सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक में सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर कैश इन हैंड एंड सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर कैश एट बैंक। डेबिट साइड इसमें भी यही रहने वाली है और इसमें भी यही रहने वाली है। मैं दोनों तरह से, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए भी और जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको जानकारी देने के लिए भी बात करता हूं। Whenever you will getting money, the cash is increasing, we will record at this side. Whenever cash is going, means cash is decreasing, we will record at this side. Same is here for cash at bank. If money is increasing in our bank, we will record at this side. If money is decreasing in our bank account, we will record at this side. But sometimes we are not having two different persons for dealing cash. We want only one person for this purpose only. Then we have to prepare a single cash book with double column. We will combine the book. हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। कैसे कंबाइन करते हैं, चलिए मैं अभी दूसरी वीडियो में बना के बताता हूं।
अगर हम दो कैश बुक बनाना नहीं चाहते हैं, कैश इन हैंड की अलग और कैश एट बैंक के अलग दो बनाना नहीं चाहते हैं, तो हम दोनों को कंबाइन करते हैं और एक साथ दोनों के कॉलम बना लेते हैं। एक कॉलम कैश का बना लेते हैं और एक कॉलम बैंक का बना लेते हैं। बाकी फॉर्मेट सब कुछ वैसा ही है, वही डेट, वही पर्टिकुलर, वही वाउचर, वही LF और अमाउंट के लिए एक कॉलम कैश का हो गया, एक बैंक का हो गया। तो ये दोनों बुक मिलके आपस में एक हो गई। अब यहाँ पर कैसे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं? सपोज वी आर रिसीविंग कैश, सपोज 50,000 रिसीविंग कैश, तो 50,000 रुपीज हमारे पास कैश में आ गया है, तो 50,000 रुपीज हमने यहाँ पर कैश में ले लिया। अब ये कैश का सोर्स क्या है, हमको यहाँ पर सोर्स लिखना है। सपोज इट वाज कैपिटल, ये पैसा कैपिटल का था, बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमारे पास कैश आ गया। अब आपने इसमें से मान लेते हैं कुछ फर्नीचर परचेज कर लिया, आपने फर्नीचर परचेज किया तो पैसा कैश में से जाएगा। जब भी पैसा आएगा तो वो इधर लिखना है और जब पैसा जाएगा माइनस होगा, डिक्रीज होगा, इधर लिखना है। अब पैसा जिस पॉकेट में रखा था आप अभी उसी पॉकेट से निकालेंगे। कैश में रखा था तो आपने 10,000 रुपीज का या सपोज 5,000 रुपीज का आपने फर्नीचर परचेज कर लिया है, तो आप लिखेंगे बाई फर्नीचर। डेट सपोज 2020 मई 11। अब आपने कुछ पैसा बैंक में जमा किया। There are two special transaction named contra entry. If cash flows between the two columns, cash and bank, cash and बैंक, अगर कैश का पैसा बैंक में गया या बैंक का पैसा कैश में आ गया, तो ये दो सिचुएशन ऐसी हैं। यहाँ पर इस ट्रांजैक्शन को हम जो रिकॉर्ड करेंगे उस रिकॉर्डिंग को कंट्रा एंट्री कहा जाएगा। सपोज डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 15,000, we were having 50,000 rupees, out of which we purchased furniture for rupees 5,000. Now deposited rupees 15,000 into bank means cash is going from cash 15,000 where to go? बैंक। पैसा कैश में से चला गया। अब पैसा अगर हम सिंपल कहें जा रहा है या पैसा आ रहा है, तो ये बात यहाँ पे अधूरी सी लगेगी, क्योंकि पैसा हमारे पास तो है मगर एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट में गया है। कैश से कम हुआ, यहाँ कम होता है, बढ़ता इधर है, बढ़ रहा है बैंक वाले कॉलम में। अगर बैंक में बढ़ा तो यहाँ पर और कैश में बढ़ा तो यहाँ लिखेंगे। अब बैंक में इंक्रीज कर रहा है 15,000। ये कहां से आया है पैसा? कैश से। कैश से गया बैंक में, ये कंट्रा एंट्री है। अब हम जो LF वाला कॉलम है यहां पर C इंडिकेट करते हैं, C इंडिकेट करते हैं कंट्रा एंट्री के लिए। क्यों करते हैं? क्योंकि इसकी कोई लेजिंग नहीं होनी है। अकाउंटिंग साइकिल में बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन प्राइमरी बुक, देन दे आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट एक अलग डिफरेंट रजिस्टर है, वहां पर हर आइटम के लिए एक अलग अकाउंट बनाया जाता है। परचेज का अलग, सेल्स का अलग, फर्नीचर का अलग, रेंट का अलग, सैलरी का, जितने भी हेड हैं सबके अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। मगर वहां पर कैश या बैंक का नहीं बनाया जाएगा। तो कैश और बैंक वहां पर नहीं जाना है, लेजरिंग नहीं होनी है, वो यहीं पर रहना है। तो हम उसको कंट्रा एंट्री के रूप में इंडिकेट करते हैं। चलिए अब हम कुछ परचेजिंग करते हैं। अगर परचेजिंग कैश करते हैं, हम गुड्स परचेज करते हैं। चलिए अब आपने गुड्स परचेज किया, सपोज 4,000, तो 4,000 रुपीज कैश में से जा रहे हैं, किस पर्पस के लिए आया है? परचेज। और आपको मालूम है कि परचेजेस और यहाँ लिखा है फर्नीचर अलग है। अगर हम गुड्स को बाय करते हैं
तब उसको परचेज का नाम देते हैं। अगर हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो पर्टिकुलर उस एसेट के नाम से ही लिखा जाता है। हमने अभी गुड्स परचेज किया तो बाई परचेजेस कैश में से पैसा कम होगा। अब अगर हमने गुड्स परचेज किया और पेमेंट हमने किया चेक से तो पैसा कहां से कम होगा? बैंक से कम होगा। तब यहां बैंक वाले कॉलम में आ जाएगा 6000। ये पैसा कहां गया? ये भी गया है परचेज के लिए, ये पैसा भी परचेज के लिए ही तो गया है। अब ये कंट्रा एंट्री नहीं, कंट्रा एंट्री क्या होती है कि पैसा कैश का बैंक में आए और बैंक का कैश में जाए। अभी हम लोगों ने क्या करा है, कैश का पैसा बैंक में जाए, ये सीन हमने कर लिया। चलिए अब हम इस सीन को करते हैं कि बैंक से पैसा कैश में आए। मतलब हम बैंक, हमारे पास जो हमारी शॉप है वहां के जो सेफ है, गल्ला है, उसमें कैश आज नहीं था, लिक्विडिटी नहीं थी, तो हम पैसा थोड़ा सा बैंक से ला कैश में रख लिया। तो पैसा बैंक से कम हो रहा है। चलिए कितना लाए? सपोज 8000। तो 8000 रुपीज हमने यहां लिखा, इसका मतलब बैंक से कम होगा। ये पैसा कहां जा रहा है? ये पैसा जा रहा है कैश में, ठीक। और कैश में आ गया 10,000 हो रहा है, तो हाउ मच इट इज? 8000। ये पैसा कैश में आ गया। कहां से आया है? बैंक से। ये भी कंट्रा एंट्री है। दो सिचुएशन ऐसी हैं बताया मैंने कि अगर पैसा कैश और बैंक के बीच में फ्लो कर रहा है तो कंट्रा एंट्री होती हैं, और सिर्फ ये दो ही सिचुएशन ऐसी हैं जिसको हम कंट्रा एंट्री कहते हैं। बस सिंपल यहां पर टोटल कर लेना। मैं यहीं पर शॉर्ट करने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए, आपका एक एपिसोड बचाने के लिए इसी को मैं यही समझा देता हूं आपको, ट्रिपल कॉलम कैश होगा। अगर यहां पर हम एक कॉलम और बना लें डिस्काउंट का, एक कॉलम डिस्काउंट का यहां भी बना लें और एक कॉलम डिस्काउंट का हम यहां भी बना लें, तब ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो गई। क्योंकि ट्रिपल कॉलम 1 2 3 1 2 3 ट्रिपल कॉलम। सपोज वी हैड टू रिसीव रुपीज 1005 फ्रॉम मिस्टर एक्स and he paid us only rupees 1000 in full and final settlement and we allowed him for that। हमको उनसे चाहिए थे 1005 रुपए और हमको मिले हैं ओनली 1000, तो 5 रुपये का डिस्काउंट हो गया टू मिस्टर एक्स। अब डिस्काउंट वाले कॉलम में आ गया। सेम बात पेमेंट देने की भी हो सकती थी, पेमेंट लेने की हो सकती थी। वी हैड टू पे समवन रुपीज 2025 बट वी पेड ओनली 2000 इधर बाई कैश और बाई चेक। अगर हमने चेक से पेमेंट किया है, हाउ मच कैश इज गोइंग? 2000। वी हैड टू पे रुपीज 2025 बट वी पेड ओनली 2000 थ्रू चेक। तो 25 remaining 25 is saving for us. This is discount. To whom we have to pay? Let it is Mr. Y. Mr. Y. पेमेंट दे दिया। अब यहां पर हम बैलेंस निकालते हैं। कैश का और बैंक का बैलेंस निकाला जाता है, मगर डिस्काउंट वाले कॉलम का बैलेंस नहीं निकाला जाता, क्योंकि ये डिस्काउंट अलग चीज है, ये डिस्काउंट अलाउड है, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, ये हमारे लिए इनकम है। इसका बैलेंस, इसको मिक्स नहीं करते हैं। और कैश और बैंक वाले कॉलम का हम बैलेंस भी निकालते हैं। तो डिस्काउंट वाले कॉलम का सिंपल यहां पर टोटल हो गया 5 और यहां पर टोटल हो गया 25। इसका कोई बैलेंस नहीं निकालना है। कैश के लिए हमको बैलेंस निकालना है, हमेशा ये साइड ही बड़ी होनी है। ये साइड है 59,000, यही हमने यहां पर लिखे 59,000। अब ये कम हो गए हैं 24 कम हो गए हैं, इसका अंदर बच गए हैं 35। इसको हम कह देंगे बैलेंस कैरी डाउन। सेम और बैंक कॉलम, वी विल सी विच इज ग्रेटर, विच इज हायर। मैंने कहा कैश वाले कॉलम में ऐसा कभी नहीं होगा कि
डेबिट साइड शॉर्टर हो। ऐसा कभी नहीं होता है कि हमारे पास आए थे 100 रुपीज़ और हम किसी को दे पाएँ 105, ऐसा नहीं होगा। मगर बैंक में हो सकता है कि बैंक में थे हमारे 15,000 और हमने वहाँ से ज़्यादा निकाल लिए हैं, क्योंकि बैंक जो है वो बिजनेस पर्सनस को वो अलाउ करता है, स्पेशल अलाउ करता है, परमिशन देता है कि एक आप पर्टिकुलर लिमिट तक बैंक से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। तो बैंक के केस में वो साइड भी बड़ा हो सकता है। तो वी विल सी विच साइड इज ग्रेटर। आई थिंक क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, सो वी विल ऐड दिस फर्स्ट। दिस इज 16,000 1,000 बैलेंस कैरी डाउन और कभी कभी हम कैरी फॉरवर्ड भी कहते हैं, द सेम थिंग। ध्यान रखें फिर से, कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट का बड़ा होगा और बैंक का कोई सा भी बड़ा हो सकता है। इफ क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम इज ग्रेटर देन इट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। इसका मतलब है बैंक में जमा कर रखे थे हमने 15 और निकाल लिए वहां से 16, हमने 1,000 एक्स्ट्रा निकाल लिया है, ये क्या हो गया? बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश बुक बहुत आसान है, हर एग्जाम में आनी है। क्लास 11th के अगर आप स्टूडेंट हैं तब आनी कंफर्म है। आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई किया है, वहाँ पर कैश बुक आना कंफर्म है। और आफ्टर ऑल आपके लिए तो आना कंफर्म है ही। आप कौन हैं? आप उद्योगपति हैं और आप इंडस्ट्री के मालिक हैं। आपको तो अपनी कैश बुक को चेक करना भरना मालूम होना ही चाहिए। बढ़ते रहिए, प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछते रहिए। अभय सक्सेना 9456059247। क्लास 11th के स्टूडेंट फुल सिलेबस के लिए सब्सक्राइब करें अभय सक्सेना ई गुरुकुल। बढ़ते रहिए।